अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 21 मार्च के बाद से लेकर आज 5 अप्रैल तक पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 13 बार बढ़ाई जा चुकी हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में पेट्रोल करीब 105 रुपये प्रति लीटर है और डीजल करीब 96 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। 13 बार दाम बढ़े हैं। जब भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं, महंगाई भी उसी अनुपात में बढ़ती है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बेलगाम होती कीमतों का कारण क्या है और सरकारें इसे रोक क्यों नहीं पा रही हैं? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कुछ चल रहा है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है और सरकार इस महंगाई से बचाने के लिए जनता को क्या कर रही है? हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, आपने गौर किया होगा कि जैसे ही चुनाव समाप्त हुए उसके फ़ौरन बाद से यानी 21 मार्च के बाद से देश भर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों में करीब 16% का इजाफा हुआ है। अनुमान के तौर पर लगभग 9-9.5 रुपये पेट्रोल डीजल में दामों में बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी और गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा सा फार्मूला है, जब भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं उसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पे आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आता है और उसका सीधा असर बाजार की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। महंगाई बढ़ जाती है, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं और रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाले एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कीमतें भी उसी अनुपात में बढ़ जाती हैं। यानी अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े तो महंगाई भी उसी अनुपात में बढ़ती है। कोरोना काल के बाद से पूरे देश भर में हम जिस तरह की अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहे हैं उसमें पेट्रोल और डीजल का महंगा होना ये काफ़ी दुखदाई होता है, क्योंकि लोगों की आमदनी घटी है, लोगों की तनख्वाहें कम हुई हैं, रोज़गार कम हुआ है और काम धंधे भी करीब करीब बहुत कम हो गए हैं। ऐसे हालात में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, गरीब, नौकरी पेशा और छोटे मोटे कारोबार करने वाले लोगों पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। सब्जियां महंगी हो जाती हैं, रोज़मर्रा के इस्तेमाल का सामान महंगा हो जाता है, स्कूल का ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और नौकरी पेशा करने वाले लोगों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है घर से दफ्तर जाने के लिए। वजह क्या है कि अचानक दामों में ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है? क्योंकि जब तक चुनाव हो रहा था तब तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन चुनाव के फ़ौरन बाद से 80-80 पैसे करके प्रतिदिन दाम बढ़ाए जा रहे हैं और ऐसा 13 बार हो चुका है। यूक्रेन वार के बाद से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन ये तब की बात है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे। क्रूड ऑयल के दाम इस वक्त नियंत्रित हैं, इस वक्त $100 से काफ़ी नीचे चल रहे हैं क्रूड ऑयल के दाम। उसके बावजूद हम लगातार कीमतें पेट्रोलियम कंपनियां क्यों बढ़ाती जा रही, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कारण है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कारण तब क्यों नहीं थे जब चुनाव चल रहा था? तो इसका सीधा मतलब है कि सरकारें प्रभाव डालती हैं पेट्रोल और डीजल के दाम कब बढ़ें और कब ना बढ़ें। इसका स्पष्ट मतलब तो यही हुआ। लेकिन अब इस बात पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम थामे कैसे जाएं, क्या तरीके लगाए जाएं ताकि हम इनकी कीमतों को नियंत्रित कर सकें। कोई भी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से बचते हैं। क्यों बचते हैं? ताकि इनके खजाने भरते रहें, जनता का जो हो तो वो हो। लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर अगर जीएसटी लग गया तो बाकी सारे टैक्सों से उसे छूट मिलेगी, तो यही डीजल पेट्रोल आपको बहुत सस्ता मिलेगा। लेकिन क्या हम उस सुखद दिन की कल्पना कर सकते हैं जब देश में डीजल और पेट्रोल सस्ता मिलेगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे डीजल की कीमतें बढ़ती हैं किराया बढ़ जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हर तरह के किराए बढ़ जाते हैं, रोज़मर्रा का सामान खरीदने की वस्तुओं के दाम तत्काल प्रभाव से बढ़ जाते हैं। पहले मुझे याद है कि मैं अपनी कार में 2000 का डीजल डलवाता था तो एक हफ्ते से ज़्यादा चलता था। आज 3500 का डलवाते हैं तो भी महीना हफ्ता पार होना मुश्किल होता है। यानी महंगाई इतनी बढ़ी है। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी हो रहा होगा, सबके साथ हो रहा होगा। जब आय सीमित हो, आमदनी घट रही हो, वैसे में महंगाई बढ़ रही हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हो, तो बहनों भाइयों तब गुजारा करना उनके लिए मुश्किल होता है जो जॉब पर हैं, जो एक सीमित मात्रा में जिन्हें तनख्वाहें मिलती हैं, वो जो काम धंधा करते हैं छोटा मोटा, वो जो निम्न मध्यम वर्ग हैं, जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग है, जो किसी तरह तन ढक के, इज्जत ढक के, घर ढक के अपना जीवन चला रहा है, सम्मान बचा रहा है, उसके ऊपर बड़ा कुठाराघात होता है।
तो ये महंगाई कब रुकेगी? और पेट्रोल डीजल के दामों पर नियंत्रण न कर पाने के पीछे का कारण क्या है? और इसका हमें कोई एक स्थायी समाधान देने की देश में आवश्यकता है। सरकारों के लिए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर ढेर सारा पैसा कलेक्ट कर लेना ये राज्य सरकार को भी भाता है और केंद्र सरकार को भी भाता है। वो इसलिए भाता है क्योंकि ईजी बनी है, तुरंत इंपोज किया, तुरंत उसका फ़ायदा लिया। राज्य सरकारें पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर वैट वसूलती हैं, केंद्र सरकार अपना हिस्सा एक्साइज टैक्स में वसूलता है और बेशुमार टैक्स लगते हैं। तो अब ये वक्त है कि हमें इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि ये शतक लगा चुका है पेट्रोल और डीजल का दाम, शतक से भी आगे है। ये कहाँ जाके रुकेगा वी डोंट नो, पर सफ़र तो आम आदमी कर रहा है। कुछ बयान सुने आप। ऐसी महंगाई में पेट्रोल पे ही पैसे, हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं। फर्क काफ़ी पड़ रहा है, क्योंकि पहले सस्ता था, महंगा हो गया है। पहले गाड़ी में रोज़ निकालता था, अब 6-6 महीने में गाड़ी निकालती। लॉकडाउन से पहले मेरा 100 रुपये में आना जाना हो जाता था, अब 140 रुपये पड़ता है। थोड़ी सी तनख्वाह है, मुट्ठी भर कमाना और बहुत ज़्यादा खर्चा। सैलरी के हिसाब से पेट्रोल तो बहुत हैवी हो रहा है नौकरी करने वाले को। जो लाइफ है वो जीना मुश्किल हो गया है, हमारी जेब पे फर्क पड़ रहा है, हर चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ भाई कि ये जो डेली बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल पे, उसमें थोड़ा सा कम किया जाए इसको। तो आज की परिचर्चा में मेरे साथ संजीव मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी से, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं, अजय बंसल जी पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सिद्धार्थ कलंस जी मेरे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, सुधीर पंवार जी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर भी हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में सिद्धार्थ कलंस भी इस डिबेट में मेरे साथ सम्मिलित होंगे। तो भाई संजीव मिश्रा जी, कारण बताइए कि क्यों पेट्रोल डीजल के दाम आपकी पार्टी की सरकार लगातार बढ़ाया जा रही है? 22 मार्च से अब तक 13 बार दाम बढ़े हैं, क्यों? देखिए, एक दो चीज़ों में मुझे कहना है, क्योंकि जिस तरीके से रूस में और यूक्रेन में युद्ध चल रहा, क्रूड ऑयल के लगातार दाम बढ़ रहे, उससे पूरे विश्व में इस तरीके की स्थिति। हम बात करें अगर भारत की, तो पड़ोसी राज्यों की भी, पड़ोसी देशों की भी बात कर ली जाए। पाकिस्तान में 160 रुपए में, 159 रुपए 86 पैसे में आज की तारीख में। बांग्लादेश की भी वही स्थिति। तो मेरे कहने का मतलब बहुत साफ है, विश्व में जिस तरीके के क्रूड ऑयल के रेट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और फिर हमारे देश में तो कई देशों के राजनयिक आकर के ये देख रहे हैं कि ये अगर भारत चल रहा है तो किस तरीके से बेहतरीन तरीके से चल रहा है। यहाँ पर वैक्सीन भी मुफ्त में दी जा रही, यहाँ वैक्सीन भी मुफ्त में दी जा रही है जी, और यहाँ पर लोगों को खाद्यान्न, गरीबों को खाद्यान्न भी दिया जा रहा है, 80,000 लोगों को दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा बहुत साफ है, जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है और जिस तरीके से हर पहलू को बहुत बारीकी से सोच समझ करके काम हो रहा है, मुझे लगता है कि देश की जनता को यह समझ में आ रहा है कि जहां एक तरफ यूक्रेन और रूस का युद्ध हो, जहां इतनी क्रूड ऑयल की स्थितियां भयानक हों, ऐसे समय में हमारे देश में जो संतुलन बना करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और हमारी सरकारें चल रही हैं, मुझे लगता है कि देश की जनता को ये बहुत भली बात ही समझ में आ रहा है। लेकिन इसका सीधा इम्पैक्ट तो जनता पर पड़ रहा है। जब आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हैं, महंगाई बढ़ती है। मैं समझता हूं कि और देशों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हमारे देश में जिस तरीके से 80 पैसा 40 पैसा है, ये तो मैं मानता हूं कि बढ़ा है, और इसमें मानता हूं कि और भी प्रोडक्ट्स पे इसका फर्क पड़ता है, लेकिन जिस तेजी से विदेशों और देशों में इसकी बढ़ोतरी हुई है, वहां पर जो हाहाकार मचा है, वो स्थितियां देश में अभी नहीं आई हैं और ना ऐसी कभी आने की संभावना है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मैं ये कह सकता हूं आपके बड़े चैनल पे कि सब कुछ संतुलित रहेगा और धीरे धीरे करके इनमें कमी भी की जाएगी। अच्छा, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में 165 रुपये प्रति लीटर पर, भारतीय रुपये के हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल का दाम 62 रुपया 53 पैसा है जी। और श्रीलंका, जहाँ इस वक्त एक्सट्रीम क्राइसिस है, डीजल पेट्रोल भारत से जा रहा है, वहाँ 75 रुपया है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि आप तो बहुत शार्प पत्रकार हैं,
अगर गूगल पे अभी डालेंगे तो मैंने तो चूंकि अभी 5 मैं मिनट पहले ही गूगल देखा, पे मैं तो मैंने रिपोर्ट कहा कि लेके आपके बैठा बड़े हूँ। चैनल पे मैं बोलना है, गूगल पे भरोसा नहीं, तो- अपनी रिपोर्ट पे करता हूँ। नहीं, मैंने इसीलिए देखा उसमें। ऑल राइट, मैं प्रोफेसर सुधीर 159 पवार जी को रुपए आमंत्रित 86 करता हूँ पैसे इस का कार्यक्रम आज का में। अभी का पवार जी रेट बहुत आया। शुक्रिया आपका, जी। धन्यवाद कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। सुधीर पवार जी, आप मुझे बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम 13 बार बढ़े भाई, लेकिन हमारे दोस्त संजीव मिश्रा कह रहे हैं कि कोई खास बात नहीं, यूक्रेन में झगड़ा चल रहा है। यूक्रेन का झगड़े की वजह होती तो शायद निर्मला सीतारमन जी ये ना कहती कि हम यदि सस्ता पेट्रोल मिल रहा तो अब किसी को क्या दिक्कत है, हम खरीदेंगे। तो इस पेट्रोल को सही कीमत में लेने के लिए तो हमने विदेश नीति में अपनी एक शिफ्ट किया, वो तो उनके बयान से साफ है। जो आप बता रहे थे अभी 135 दिन इस सरकार को चुनाव याद रहा, जनता याद रही, उसकी महंगाई याद रही, डीजल की कीमत या यूक्रेन का युद्ध याद नहीं रहा, खाली जनता का वोट लेना याद रहा। तो उनके लिए, इस सरकार के लिए, भाजपा के लिए सब चीज़ें वोट पे निर्भर हैं। अभी चुनाव नहीं है कुछ दिन, अभी गुजरात का चुनाव आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर डीजल पेट्रोल के दाम वहीं पे चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो रामदेव जी हैं उनसे पूछा कि आप तो साहब कहते थे कि ये सरकार आएगी तो 40 रुपये में देगी, तो जवाब वही है। आज हरदीप पुरी जी का भी सुन रहा था, वो भी कुछ ऐसा ही जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि आप क्या कर लोगे हमारा। तो जब ये एटीट्यूड आ जाए, अब तो ये है कि इन लोगों को क्या कर लोगे, हाँ पूछ फाड़ लोगे क्या, वो मतलब एक उनका एक स्लैंग है। तो अब सरकार, यदि दूसरी सरकार होती तो शायद इन परिस्थिति पे, जैसा अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे, तो एक वाइट पेपर तो लाने की जरूरत है। यदि वाकई दिक्कत है तो जनता को ये बताएं कि ये प्राइस कितना बढ़ेगा और कहाँ तक बढ़ेगा, क्योंकि अब ये एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है। प्राइस बढ़ती है पेट्रोल डीजल की, तो उसका इम्पैक्ट किस लेवल पे आता है? नहीं, इम्पैक्ट तो उसका वो सीधा सीधा हमारे मनोज जी हैं, इकोनॉमिक्स के आदमी हैं, बताएंगे आपको कि दो तरीके से महंगाई बढ़ती है। एक तो महंगाई सीधे सीधे सरकार बढ़ाती है, जैसे आज ही बता रहा था कोई, सीधे यूपी रोडवेज ने किराया बढ़ा दिया। दूसरा, एक जो बाजार के ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जिन्हें वो एक नोशनल प्राइस जोड़ लेंगे कि कल भी 80 पैसा बढ़ेगा, तो वो आज से ही उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ, अच्छा, एडवांस में वसूल लेते हैं, एडवांस में वसूलते हैं। तो प्रॉफिटियरिंग तो एक भाजपा जब भी आती है तो उन लोगों की तो चांदी होती है, वो पहले से शुरू कर देते हैं अपना, क्योंकि ये सरकार उनके लिए बहुत उदार है। दूसरी बात, जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग हमारा, अभी कई रिपोर्ट आई ऐसी इकोनॉमिस्ट की कि वो बहुत तेज़ी से निम्न वर्ग में जा रहा है, या निम्न आय वर्ग में उसका जा रहा है, जो गरीबी की रेखा है वहाँ पे ज़्यादा लोग अब स्लिप कर रहे। तो इस सरकार के पास इसकी नीति है, जो पिछले साल जब कोरोना में सारी इकोनॉमी जा रही थी तो 3,64,000 करोड़ रुपया अडानी जी की संपत्ति में पर वृद्धि आपको हुई। जनादेश का आदर करना चाहिए, जनादेश बीजेपी के साथ है, इसलिए तो बहुत शांति से बोल रहे कि सरकार एक व्हाइट पेपर ले आए, नहीं तो हम ये कहते अभी जनादेश की खुमारी थोड़ी उतरेगी इन लोगों की, और थोड़ा सा हमें भी ये लगेगा कि नहीं, अब जनता के पास सहन करने के लिए कुछ बचा नहीं, तो थोड़ी दिन वो उतनी दिन तक मतलब वो नहीं चलेगा, जनादेश का बहाना थोड़ा ही चलेगा। हो सके जब जनता ने जनादेश बहकाने पे दिया हो, जनता ने जनादेश किसी दूसरी बात पे दिया हो, डीजल पेट्रोल, यदि मोदी जी ये कहते किसी मीटिंग में खड़े होकर कि हम डीजल पेट्रोल बढ़ाएंगे, हमें वोट दे दीजिए, तो शायद वोट ना मिलते, शायद ये सरकार ना बनती। लेकिन आप किसी एक बात पर वोट लेंगे और उसके वजह से दूसरी चीज़ को जस्टिफाई करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। शुक्रिया आपका। मैं अजय बंसल जी के पास चलता हूँ, अध्यक्ष हैं पेट्रोलियम डीजल डीलर एसोसिएशन के। बंसल जी, बहुत शुक्रिया आपका। लगातार दाम बढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए तो ठीक है साहब, लेकिन ये बताइए कि ये गरीब जनता, मध्यम वर्गीय लोग, नौकरी पेशा वाले लोग क्या करें? नहीं, आपको ये गलत फहमी है, हमारे लिए ठीक है। अगर जो आम जनता हमें, उसके साथ साथ हमें डीलर होने का भी नुकसान उठाना पड़ता है दाम बढ़ने से। हमारी परेशानी ये है कि जब हमारा दाम बढ़ता है, जब ये 70 रुपये पे था, आप जानते हैं पेट्रोल उड़ता है, डीजल उड़ता है, तो जब पेट्रोल डीजल उड़ता है, पेट्रोल की ज़्यादा उड़ने की क्षमता होती है, तो वो 70 रुपये था, और मान लीजिए 1,000 लीटर मेरा महीने का उड़ता है टोटल टैंक में पड़े पड़े, वो अब पहले 70,000 का कॉस्ट करता था, आज वो 1,15,000 का कॉस्ट कर रहा है मुझे। तो मेरा घाटा बढ़ गया है दाम बढ़ने की वजह से जी, पहली बात तो, इसलिए मुझे कोई इसका फ़ायदा नहीं है, नुकसान होता है ज़्यादा। दूसरा, जब 70 रुपये पे था तब भी मैं उतना ही कमीशन ले रहा था 4 साल पहले, आज भी उतना ही पैसा मिल रहा है मुझे, जबकि मेरी वर्किंग कैपिटल बढ़ गई है। मेरे को जो दाम की वजह से अपना जो पैसा है वो ज़्यादा
है। आप अच्छा, अपने जब प्रोडक्ट कीमत पे बढ़ती स्टॉक तो पे आप लोग का लगा के कमीशन रखना नहीं पड़ता बढ़ता, है। आपका कमीशन फिक्स है मतलब? नहीं, हमारा फिक्स है। हमें 3 रुपये 28 पैसे पर लीटर जो है पेट्रोल पर मिलता है, उसका उसी में सब बिजली, सैलरी, सब कुछ हमें करना है। जो भी नुकसान है, जो 1000 लीटर डेली मंथली हमारा उड़ जाता है मोटा मोटी एवरेज के तौर पे, तो सभी उसी में ही है। हमारा पिछले 4 साल 4.5 साल से 1 रुपया भी 1 पैसा भी नहीं बढ़ा है। तो इसीलिए ये कहना कि हमें तो एक अलग लेवल का दुख है। अच्छा, इस दुख के बारे में तो हम लोग को पता तो ही नहीं इसलिए है। आप आम जनता हम भी हैं, तो हम एक तो आम जनता के तौर पे हम त्रास्त हैं ही हम लोग। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि हमारा 4.5 साल से 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया है। और जब भी हम लोग मंत्रालय में, कंपनी में जब भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दाम बढ़ा हुआ है, हमें आप थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए, थोड़ा मोहलत दे दीजिए, आप दाम कम हो जाएगा और तब हम आपके करेंगे। पिछले 5 साल से ये ऐसा कहा करके हमें टला जा रहा है उस चीज़ को। जबकि एक आदमी जो आप देखिए पिछले 7 साल में कितनी तो सैलरी बढ़ गई है, क्या बढ़ गया, वो एक अलग रोना है। खैर वो हम लोग आपके सामने नहीं रखेंगे। आज विषय आज ये है कि दाम के कारण आम जनता त्रस्त है। अगर जनता त्रस्त है तो सबसे बड़ा परेशानी जनता की जो है, वो अगर जो व्यक्त करता है अपनी, या गुस्सा जो व्यक्त करता है, वो हम पे व्यक्त करता है। मतलब जब आपने पेट्रोल अभी डीजल शुरुआत खरीदते ही पहले गाली आपको देता सबसे होगा। अभी आपने बड़े अच्छी बात की कि 2000 के पेट्रोल में पहले 1 हफ्ते चलते थे, अब 3,500 पे भी नहीं बोलते, चल नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप तो समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। लेकिन जो आदमी आम आदमी है, उसको लगता है कि हमने लूट लिया उसको। वो जो गुस्सा सरकारों का है, वो गुस्सा हम पे निकाला जाता है, और शक किया जाता है कि नॉर्मली सब पता नहीं क्या कस्टमर है। आपके साथ कैसा पेश आता है, थोड़ा अपने अनुभव बताओ। वो तो सोचता है, जैसे कि आप सोचिए कि अरे तुमने पेट्रोल में आग लगाई हुई है, और आप जो है सब डीलर जो है, जितना दाम बढ़ता है उतना कस्टमर का जो नाराज़गी का लेवल है, ना वो सड़क पे निकाल पाता है, ना वो सरकार पे निकाल पाता है। वो सिर्फ एक जो बेचारा पंप का लड़का जो पेट्रोल डाल रहा है, अगर उससे गलती से एक बूंद टपक जाता है तो उस पर निकालता है। या फिर उसकी गाड़ी जो आप सोच रहे हैं कि 3,500 रुपये में मेरी 1 हफ्ते चलती थी, अब 2,000 लड़ती है, तो उसको निकालता है। तो हमारे जो स्टाफ है उसके लिए बहुत बड़ा भारी एक संकट खड़ा हो जाता है। इसलिए हमारी जो हम लोगों का एक नुकसान बढ़ता है, कमीशन हमारी बढ़ती नहीं है। और इसके लिए हमने कई बार आवाज़ उठाई है, और हर बार ये कहा गया है कि साहब आप मान लीजिए हमें आंदोलन करा किसी बात के लिए, और हमने ये कहा कि साहब आप इसको जीएसटी में लाइए, ये हमारी एक डिमांड है। बाकी डिमांड के तहत कि आप हमारा कमीशन बढ़ाइए, ये भी एक अपनी डिमांड रखिए। तो ये डिमांड हमेशा एक्सेप्ट हो जाती है कि भाई ये आपकी बात बड़ी अच्छी है, इसको जीएसटी में लाएंगे। वो आज से हम लोग 14 साल से बात सुन रहे हैं कि जीएसटी से गाली खा के भी सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करते हो आप। हम तो सबसे बड़े हिंदुस्तान के अंदर, हमें याद है वाजपेयी जी के साथ हम मिले और अपने एसोसिएशन के हेड मिले, तो उन्होंने हमें सबसे पहले एक तमगा दिया जो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े टैक्स कलेक्टर, सबसे बड़े टैक्स के इंस्पेक्टर आप हैं। और मैंने कहा साहब नहीं है, हमारा बेचारा एक अनपढ़ आदमी, जितना अनपढ़ आदमी एक पेट्रोल बेचता है, जितना वो सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करता है, और एक आदमी स्टेट गवर्नमेंट का भी करता है और एक्साइज का भी करता है। जिस आदमी ने 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये का लीटर पेट्रोल ले रहा है, तो यानी कि वो 45 रुपये आज टैक्स के रूप में दे रहा है। वो 45 रुपये जब आपसे 100 रुपये का नोट पकड़ता है, तो उसमें कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का 45 रुपये के रूप में, और कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। वो दोनों पैसे जो है, वो एक आदमी, अनपढ़ आदमी जो हमारा पेट्रोल डालने वाला है, वो सरकार का एक टैक्स कलेक्टर बना हुआ है। और ये बात हमें उन्होंने अप्रिशिएट करके कहा था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े टैक्स कलेक्टर जो हैं, वो हमारे पंप के जो हमारे करीबन 12 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पैसे स्टेट गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की सरकार को ला के देते हैं। तो अगर तारीफ आपके हिस्से में है बंसल जी, तो गाली भी आपके ही हिस्से आएगी। अब सब तारीफ तो आज तक मिली नहीं है। हर एक कोई यही सोचता है कि पेट्रोल दाम बढ़ रहे हैं तो हमें बहुत फायदा हो रहा है। और अच्छा, मैं भी यही सोच रहा था हमारी कि मोटा माल आप लोग की जेब में जा रहा होगा, पर आपका दुख सुन के तो मुझे सिंपैथी हो गई आपके साथ। नहीं, मेरे को सबसे बड़ा दुख ये है कि हम लोग कई सालों से ये मांग रहे हैं जीएसटी में लाइए इसको, 1 नेशन 1 रेट। एक अपने आप में देखिए ये दाम बढ़ रहा है, एक अपने आप में एक मुद्दा है। लेकिन आप यूपी में बैठे हैं, आप पे कर रहे हैं 100 रुपये 105 रुपये। एक आदमी जो आप राजस्थान में बैठा है, वो 123 रुपये पे कर रहा है गंगानगर में। एक आदमी जो तमिलनाडु में बैठा है, वो 117 रुपये पे कर रहा है। एक आदमी जो चंडीगढ़ में बैठा है, वो 107 रुपये पे कर रहा है। वही एक आम नागरिक हिंदुस्तान का
यानी कि 27 से 28 रुपए का वेरिएशन है हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम में। तो इसका मतलब कि एक आदमी को वो जो वन नेशन वन रेट की थ्योरी पे आज सब चीज़ें हो गई हैं, आप राशन कार्ड वन नेशन वन रेट पे हो गया, आपका सब चीज़ें आप शुक्रिया बंसल तो जी। मैं पेट्रोल, नेक्स्ट राउंड डीजल में के आपकी दाम बाकी वन नेशन विचारों वन को रेट भी पे। सम्मिलित करूंगा और आपने डिबेट को एक नई दिशा दी, इसलिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं डॉक्टर उमाशंकर पांडे को, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए भाई पांडे जी, जी क्या किया जाए? क्या किया जाए, करना तो भारतीय जनता पार्टी को है। मैं तो यही कहूँगा भारतीय जनता पार्टी से कि जनता की आंखों में आंखें डालकर करीब से पूछो महंगाई कैसे जान लेती है, किसी गरीब से पूछो। और ये दुख का विषय है कि गरीबों को ये सरकार मार देने पर तुली हुई है। मैं अभी संजीव जी को सुन रहा था, पिछले 8 सालों में संजीव जी 26,51,919 करोड़ रुपए भारत सरकार ने फ्यूल का टैक्स वसूला है। भारत में लगभग 26 करोड़ परिवार हैं ब्रजेश जी, यानी कि औसतन प्रत्येक परिवार से 1 लाख रुपए टैक्स के रूप में भारत सरकार ने वसूले हैं। और उसका रिटर्न क्या मिला है भारत के परिवारों को, ये संजीव जी बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी संजीव जी कह रहे थे कि यूक्रेन और रसिया के चुनाव लड़ाई का असर है। मैं जरा आंकड़े बताता हूं। 26 मई 2014 को ब्रजेश जी 108 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल कीमत थी क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की। और पिछले 3 सालों में, यानी कि मोदी जी के पिछले 3 सालों में जो क्रूड ऑयल की औसत रेट रहा है वो 66 रुपए 60 पैसे 60.6 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रहा है। और कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी 2011 से 2014 तक, तब ये औसत था 108.46 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल, यानी कि लगभग दुगना पर हम 3 सालों तक औसत में क्रूड ऑयल खरीदते रहे और आप उसके आधे पर खरीद रहे हैं। और आपकी कीमतें आसमान पर हैं, 115 रुपए पेट्रोल, 96 रुपए डीजल। ये आपका आंकड़ा है 3 साल का, और 3 साल से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई नहीं चल रही है। ये हुआ क्यों है मैं आपको बता देता हूं। एक तरफ आपने तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी 500-600% पेट्रोल पर, डीजल पर, और दूसरी तरफ आपने क्या किया, हमने ब्रजेश जी ये आंकड़ा है 2011-12 में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर जो कांग्रेस की सरकार सब्सिडी दे रही थी वो 1,42,000 करोड़। 2012-13 में कांग्रेस ने जो सब्सिडी दी वो 1,64,387 करोड़ रुपए, और 2013-14 की जो सब्सिडी थी वो 1,47,025 करोड़ रुपए। मोदी सरकार ने क्या किया, पिछले 2016-17 में 27,301 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। देखिएगा ध्यान से, 1,42,000 करोड़, और मोदी जी का 16-17 में 27,000, 2017-18 में 28,000 करोड़, 2018-19 में 43,000 करोड़, 2019-20 में 26,000 करोड़, और 2020-21 में सबसे कम सब्सिडी 11,729 करोड़ रुपए, यानी कि हमसे करीब 10-12 गुना इन्होंने सब्सिडी घटा दी, 5-6 गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, और 10,45,000 करोड़ रुपए अपने मित्रों का बैंक का एनपीए कर दी। ये हकीकत है। और अभी बात करिए तो कोई आयल बॉन्ड कहने लगेगा, कोई कुछ, और यही हालत पीएनजी का भी है, यही हालत सीएनजी का भी है। और घरेलू गैस सिलेंडर पर पिछले 8 सालों में 539 रुपए इस सरकार ने बढ़ाया है। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में, बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका आम आदमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग होती है, वहाँ इस वक्त क्या चल रहा है, और जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट लेवल विशेष तौर पर नौकरी पेशा वाले, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब आदमी पर कैसे पड़ता है?
देखिए, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं 3 महीने तक आर्टिफिशियली रोके गए थे। एक पॉइंट वो रहा, और जो भी उसके पॉलिटिकल रीजन रहे हों उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से उसको रोके गए थे। दूसरा, जो वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की दर है अभी तक जो आई है, मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर स्थिर हो जाएगा, और मुझे लगता है कि अभी ये प्रक्रिया जारी रहेगी पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने की। तो अभी तक जो आया है, रेट आया है, ये पूर्ववर्ती जब रेट कम किया गया था कुछ महीने पहले 5 रुपये 8 रुपये इस तरह से, और राज्यों ने भी अपना कम किया था, तो जो कम हुआ था, जो इसका माल ढुलाई का या भाड़ा का, तमामों चीज़ों का जो रेट था वो पहले बढ़ चुका था। तो अभी तक जो आया है इससे अभी कोई भी ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि इससे किराया बढ़ जाएगा या माल ढुलाई भाड़ा बढ़ जाएगा। पहले पॉइंट। हाँ, आगे यदि बढ़ता है तो ये होगा। तीसरी एक समस्या जिस प्रकार से आई है कि हमें रिकवरी फेज में जाना है, अभी एक उमाशंकर जी एक अच्छा डेटा दे रहे थे कि एक पीरियड में सब्सिडी बहुत ज़्यादा था, अब सब्सिडी कम हुआ है। मैं इसको इसलिए पॉजिटिव में लेता हूं क्योंकि देखिए, सब्सिडी पेट्रोलियम डीजल पर बहुत ज़्यादा दिया जाना, मुझे लगता है हायर इनकम ग्रुप को ज़्यादा इसमें बेनिफिट होता है, लोअर इनकम ग्रुप को इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो सब्सिडी इस पर न दे करके उनको दूसरे तरीके से मदद देना, वो मुझे लगता है वो ज़्यादा श्रेयस्कर एक रणनीति होती है। तीसरा, जहाँ तक एक चीज़ उन्होंने कहा, हर राज्य की अपनी मजबूरी होती है, और अभी एक आपने बंसल साहब शायद थे, वो पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के चेयरमैन थे, उन्होंने बताया जिस प्रकार से कि राज्यों में जिस प्रकार से अंतर है, आप देखिए विकसित राज्यों में भी देखिए रेट बहुत ज़्यादा हैं, उसके मुकाबले जैसे उत्तर प्रदेश सरीखे राज्य में देखें तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम कम है। यानी कि केंद्र सरकार की रेट के बाद राज्य अपने स्तर पर इसको निर्धारित कर रहे हैं, अपनी फिजिकल नीड्स के हिसाब से उसको निर्धारित कर रहे हैं। अब हम लोग इसको कई बार चर्चा में ला चुके हैं। अब इसका एक प्रश्न ये उठता है कि देखिए, इसका सल्यूशन यूक्रेन तो है ही है समस्या, वर्तमान समस्या इसके पहले से ही, और ये मानकर चलिए कि ग्लोबल इनस्टेबिलिटी अभी बढ़नी है। अभी तो ये शुरुआत हुई है और ग्लोबल इनस्टेबिलिटी बढ़नी है। अगर हम पेट्रोल डीजल पर बहुत ज़्यादा रियायत देने की कोशिश करेंगे तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट रेवेन्यू का न केंद्र सरकार के पास अभी विकसित हो पाया, न राज्य सरकार के पास। और श्रीलंका में वहां पर 1 वर्ष रह चुका हूं, मुझे पता है आज श्रीलंका की स्थिति क्यों वहां तक पहुंची है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। पाकिस्तान की चर्चा आई, वहां पर अगर हुआ तो क्यों हुआ। अभी एक चर्चा ये आई कि वहां पर शायद आपने एक डेटा दिया कि श्रीलंका में पेट्रोल डीजल के दाम कम है और हमारे यहाँ से ज़्यादा है। उसका सीधा कारण यह है कि उस पर टैक्स इम्पोज ही नहीं करते, जिसकी वजह से आज उनकी ये बुरी स्थिति बनी हुई है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी की फिर कभी बड़ी चर्चा करेंगे। पाकिस्तान पता नहीं कैसा मुल्क है, वो कैसी इकोनॉमी चल रहा है, अलग बात करेंगे उसकी चर्चा। लेकिन श्रीलंका के एक तुरंत अभी उदाहरण आया है तो उसमें कहना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से देखें तो जिस प्रकार से हमारे कोरोना के बाद हमारी इकोनॉमी बाउंस बैक कर रही है, अगर जीएसटी के रूप में देखें तो है। और आगे भी जीएसटी में पेट्रोलियम डीजल आने वाला नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम डीजल का जो या जीएसटी की जो मैक्सिमम रेट है 28% है, और इस पर 100% से ज्यादा टोटल टैक्स लग रहा है। तो कोई भी राज्य केंद्र सरकार इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहेगी। इस पर बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ इस वक्त आकाश जिंदल जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, बहुत ही मशहूर अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत आपका। पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए, क्या किया जाए? देखिए ब्रजेश जी, सोल्यूशन बड़ा सीधा है। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड लिया जाए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का क्लियर कट व्यू है। मैं आकाश जिंदल इकोनॉमिस्ट क्लियरली ये व्यू रखता हूं, वी शुडंट केयर अबाउट व्हाट यूएस सेज, वी शुडंट केयर अबाउट व्हाट यूरोप सेज, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर मासेस। हमें अपनी जनता का ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में जब हर कंट्री अपनी जनता अपने इंटरेस्ट वॉच कर रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले तो रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल हमें लेना चाहिए। अमेरिका की बातों की चाइना काफी देर से परवाह नहीं कर रहा। पर क्या आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से शिफ्ट कर लेंगे? क्या आप यूरोप को और अमेरिका को नाराज करने का जोखिम लेंगे? ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। जी, मैं उसी पे बोलना चाहता हूं। देखिए, अभी
ब्रजेश जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। 2 महीने पहले अमेरिका ने सारे ऑयल इंपोर्ट कंट्रीज को कहा कि आपके जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं उसमें से कुछ बेच दीजिए ताकि क्रूड ऑयल के रेट कम किए जाएं। चाइना ने ना सिर्फ अमेरिका की बात को मानने से इनकार किया, बल्कि चाइना ने उल्टा और क्रूड ऑयल के रिजर्व्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए। उससे पहले आपको याद होगा, आपसे पहले भी चर्चा हुई थी, कोरोना से पहले 2 साल यूएस चाइना ट्रेड वॉर चली है, तो चाइना ने यूएस की बातें नहीं मानी। अभी भी यूरोप की बात करें, यूरोप की तरफ से गैस की परचेज बढ़ी है कई कंट्रीज में रशिया से। तो जब यूरोप खुद लेना बंद नहीं कर रहा, चाइना ने यूएस के रिक्वेस्ट के बावजूद उल्टा ज्यादा पाइल अप करना शुरू कर दिया। तो बंसल जी रुकिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। कोई ऐसी कंपल्शन नहीं कि हम यूएस की बात को माने, क्योंकि हमें देखिए 2 चीजों के बीच में चॉइस करनी है। पहली चॉइस ये है कि यूएस की बात माने, दूसरी हमारे जो इतने सारे बिलो पॉवर्टी लाइन भाई बहन हैं उनके भोजन का ध्यान रखें। मेरे हिसाब से, पर मेरी जो जानकारी है उस हिसाब से इस वक्त हमारी एनर्जी पर जो निर्भरता है रूस पर, वो 2 से 3% से ज़्यादा की नहीं है। तो हम कितना अफोर्ड कर पाएंगे वहाँ से? और ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ से कॉस्टली होगा, क्योंकि ब्लैक सी में ऐसे हालात हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको लंबा रूट चुनना पड़ेगा। आई थिंक एन एक्सीलेंट क्वेश्चन विजय जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। असल में नॉर्मली टीवी के पत्रकार पढ़ते लिखते नहीं हैं, लेकिन मनोज अग्रवाल जी की सोहबत में थोड़ा हमको पढ़ने की आदत हो गई है। नहीं, आपके साथ आपका नॉलेज लेवल देख के हमेशा आनंद मिलता है, जिस तरह के आप क्वेश्चन पूछते हैं। और यकीन मानिए, सुबह से ये 8वां शो है, आप ऑफ बीट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता होती है आपके साथ शो करके। देखिए, इस क्वेश्चन का मैं जवाब देने के लिए बहुत आतुर हूं। रशिया से जो हमें क्रूड ऑयल मिलेगा उसमें संभावना ये है हमें कॉस्ट इंश्योरेंस रेट इंक्लूडेड होगा। पहली संभावना ये है कि उसमें वॉर इंश्योरेंस वो इंक्लूडेड होगा, यानी रशिया वाले बियर करेंगे। दूसरा, फ्रेट यानी माल भाड़ा भी इंक्लूडेड होगा। साथ ही साथ काफी सब्सटेंशियल डिस्काउंट मिलने की भी उम्मीद है, बिकॉज आज रशिया के ऊपर तमाम तरह की सैंक्शंस लग रही हैं। तो ऐसे में रशिया से अगर हम मेजर चंक ले लेते हैं तो आज की तारीख में चाहे लंबा डिस्टेंस है जो है वॉर इंश्योरेंस, जब वो उठाने की संभावना है तो मेरे हिसाब से हमें लेना चाहिए। उससे क्या है, एक बार हम प्राइसेस कूल डाउन करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा, आज की तारीख में ओपेक प्लस की बात भी देखें, उनके पास भी सप्लाई बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो सप्लाई नहीं बढ़ा रहे। तो जब रशिया से हम लेना शुरू करेंगे तो एक संभावना ये भी बनती है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है कि ओपेक प्लस भी सप्लाई बढ़ा सकता है। बार बार उनको कहा गया सप्लाई बढ़ाइए, तो मेरे हिसाब से काफी लॉजिकल है। दूसरा पॉइंट आ जाता है जीएसटी में लाना। अभी मेरे मित्र एक बात कर रहे थे, उसके अलावा कुछ बात कर दूं। सितंबर 2021 एक मौका था, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, जब ये चीज थी कि जीएसटी में पेट्रोल डीजल को लाया जाए या ना लाया जाए। उस पर वोटिंग भी हुई। अब वोटिंग में वोट किस किस की थी? बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट पे थी, बीजेपी कुछ स्टेट्स में भी थी, कुछ स्टेट्स में कांग्रेस थी। उस समय तो पंजाब में भी कांग्रेस थी, रीजनल पार्टीज भी थी। आकाश सिंदल जैसे लोग सारा दिन टकटकी लगा के बैठे रहे मीडिया के मित्रों के साथ कि शायद शाम को जीएसटी में पेट्रोल डीजल आ जाए, लेकिन जीएसटी में पेट्रोल डीजल नहीं आया। तो मैं तो ये कहता हूं कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास ने कहीं हमें फेल किया है। कोई भी पार्टी से हो, मुझे नहीं पता, मैंने लेट ज्वाइन किया डिबेट कि कौन कौन सी पार्टी से हमारे मित्र बैठे हुए हैं। सभी पार्टी से हैं, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सभी से भी हैं जी। तो मैं उनसे पूरे प्रेम से, पूरे आदर से पूछना चाहता हूं। नेक्स्ट राउंड में मैं इस सवाल को रखूंगा और इस पर हम लोग लौटेंगे भी। बीरेन जी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जिंदल साहब एक सेकंड रुकिएगा, मैं इस विषय पे आपने पहले भी उठाया था, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे जब तब लेंगे। अभी वीरेन जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस डिबेट में। वीरेन जी, पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो गया है, तो जब आप आम लोगों से मिलते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? देखिए, इस प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था तो एक नारा लगा कि चाहे पेट्रोल 200 रुपया लीटर हो जाए लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। तो फिर महंगाई पर जो चर्चा है वो सिर्फ इतनी है खाना पूर्ति के बराबर, क्योंकि इस देश में, प्रदेश में जनता को एक राष्ट्रवादी सरकार और एक बहुमत वाली सरकार चाहिए थी। उसने महंगाई, जातिवाद, धर्मवाद, इन सब को तरजीह नहीं दी।
उसने बीजेपी की सरकार को अच्छा माना और तरजीह दी। 2014 से लेके केंद्र में सरकार चल रही है, यूपी में भी दोबारा सरकार आ गई, लेकिन महंगाई बढ़ने के अलग अलग तर्क हैं। जब नेता विपक्ष में होता है तब वो महंगाई पर बहुत बड़े बड़े सवाल करता है, और जब वो सत्ता पक्ष में आ जाता है तब वो कहता है कि महंगाई विपक्ष की देन है। तो ये सब हम लोग सुनते आए हैं बहुत लंबे समय से। पेट्रोल डीजल इस देश की कहा जाए जीवन रेखा बन गए हैं। जैसे इनके दाम बढ़ेंगे वैसे हर चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे। टेम्पो, ऑटो से लेके माल भाड़े से लेके सब चीज़ें, और उससे ढुलाई से। जब इस देश में 70% परिवहन तेल सड़क मार्ग से होता है, तेल पर निर्भर है, सब्जी भाजी खाद पानी जो भी एक देश एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए। तो जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ना स्वाभाविक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थशास्त्र में एक व्यंग है कि महंगाई जितनी तेजी से बढ़ती है इंसान की कीमत उतनी ही तेजी से घटती जाती है जी। तो एक दौर था कि हम लोग टीवी पे सुनते थे कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। अब रोज अंडा भी नहीं खा सकते, और अंडा लोग नॉनवेज और वेज के चक्कर में डाल देते हैं। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि महंगाई से सब्जी भाजी अंडा मीट मुर्गा सब महंगा है, और उसका असर आम आदमी के जीवन पर है। ये जरूर है कि जो 5 किलो राशन ले रहा है, जिसके खाते में पैसा आ रहा है, वो महंगाई पे ज़्यादा चिल्लाए ना, वो अपनी बात अपने दिल में रखे। क्योंकि भाई जब आपने वैक्सीनेशन फ्री लिया, राशन पानी ले रहे हो, तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी। हाँ, रिश्वतखोरों के लिए मौका ज़रूर बढ़ जाता है कि भाई बड़ी महंगाई है, रिश्वत थोड़ा बढ़ाओ। तो जो नौकरी पेशा है सरकारी कर्मचारी, उनको एक बहाना भी मिल जाता है जब महंगाई बढ़ती है रिश्वत लेने का। बस एक चीज़ खाली समझ में नहीं आती कि ये रोज़ रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसा 70 पैसा 40 पैसा बढ़ाते हैं। जब अखबार खोलो रोज़ सुबेरे आज 40 बढ़ गया, आज 50। अरे अगर 3 दिन पर भी बढ़ा दे तो 8 तारीख 24 2.5 रुपया हिसाब से, तो हफ्ता में 2 दिन तकलीफ होगी। ये रोज़ 70 पैसा 80 पैसा से बड़ी बेचैनी रहती है अखबार खोलते ही सवेरे जी, पता नहीं कितना बढ़ गया। वैसे ब्रजेश जी, जनता ने फैसला किया है कि वो एक राष्ट्रवादी सरकार चाहती है। बीजेपी के हक में उसने फैसला किया है। सरकार 100 दिन का महंगाई कम करने का एजेंडा लेकर आई थी। अब बीजेपी के उस नारे से अगर जनता संतुष्ट है तो इस देश में महंगाई से कौन मरा जा रहा है। खाने पीने की व्यवस्था तो सबके है ही है, जिसके पास नहीं है उसको सरकार राशन देगी। बस भाई जनता महंगाई बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी, मैं इतना जान लीजिए आप। तो हम हर चीज़ भरने तैयार हैं। आप कहते हो कि 2000 का तेल भराते थे, एक हफ्ता 3500 में एक हफ्ता नहीं चल रहा। यहाँ लोग टंकी फुल करा रहे हैं गाड़ियों में। वो अमीर आदमी है क्या? क्या उनके पास बहुत पैसा है? हम लोग ये क्या जाने रसिया तेल आएगा, यूक्रेन से आएगा कि अमेरिका देगा। 80% आदमी थोड़ी जानता है कि कहाँ रिफाइनरी में कच्चा माल आता है। वो तो पेट्रोल पंप पे गया और कहा कि मोटरसाइकिल में 50 रुपया डालो, बोतल में 20 रुपया दे दो। हाँ, और लगे हाथ बंसल जी को गरिया भी देता है। हाँ, वो बंसल जी की जो समस्या है वो जेन्युइन है। हाँ, उससे तो हम लोग सहमत हो सकते हैं। नहीं, मुझे तो आज मतलब सिंपैथी हो गई। इनका दुख अलग लेवल का है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। उनके यहाँ कर्मचारियों को गालियाँ पड़ती हैं, वहाँ झगड़ा होने लगता है। एक बूंद पेट्रोल इधर उधर गिर जाए मारपीट हो जाती है। पेट्रोल की कीमत खून की कीमत से ज़्यादा है। ये दौर ऐसा है।
लेकिन जिनके बच्चे हैं, जिनको सीमित पगार मिलती है, जिनके व्यापार छोटा है, जिनके पास आमदनी कम है, उनसे महंगाई पूछिए। महंगाई उन बेरोजगारों से पूछिए। महंगाई उनसे पूछिए जो स्कूल में महंगी फीस देते हैं। महंगाई गरीबों से पूछी जाए, खेतों में काम करने वाले किसानों से पूछी जाए, जनता से पूछी जाए। जो लोग महंगाई के चक्कर में अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं, जिनका रोजगार खत्म हो गया, जो आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनके परिवार से महंगाई पूछी जाए। तो महंगाई पूछने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जब हमारे देश में चंद सिक्कों में लोगों का जमीर बिक जाता हो तो हम कैसे कह दें महंगाई ज्यादा है। ब्रजेश जी, एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि इंसान का जमीर मर चुका है। महंगाई बढ़ने पर कितने लोग सड़क पर उतरते हैं महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। जब पाकिस्तान और श्रीलंका के तेल का हवाला दिया जा रहा है तो आप सोचिए कि हम किस व्यवस्था में हैं। हमें वहीं का अन्न खाना चाहिए, वहीं की व्यवस्था देखनी चाहिए। हम अपने दूसरे देशों से अगर इतना प्रभावित हैं तो फिर हम महंगाई पर चर्चा क्या करें। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि अदब के तो सारे खजाने गुजर गए और क्या खूब थे वो लोग जो पुराने गुजर गए, और बाकी है बस जमी पे आदमी की भीड़, और इंसान को तो मरे हुए जमाने गुजर गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, हमने कू ऐप पर आज के इस मसले को लेकर एक प्रश्न पूछा कि आए दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। आनंद मित्तल लिखते हैं कि बढ़ते दामों से लोग ईंधन का इस्तेमाल कम करेंगे, जिससे विदेशी मुद्रा बचेगी। तो राजेंद्र सिंह लिखते हैं कि प्रतिदिन डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं संजीव मिश्रा का रुख करता हूं, काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं। भाई संजीव जी, जनता का ये कहना है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेकर कुछ ठोस पहल करने की आवश्यकता है ताकि हम इन कीमतों को बांध सकें। देखिए ब्रजेश जी, एक चीज़ तो बहुत साफ है कि देश में और प्रदेश में जो सरकारें हैं वो गरीबों की सरकारें हैं, वो कमज़ोर वर्गों की सरकारें हैं, और इसीलिए गरीबों के 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम ये सरकार कर रही है। वैक्सीन बच्चों की अब लगनी शुरू हो गई। मेरे कहने का मतलब बहुत साफ है, मैं कहीं इधर उधर की बात नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से पूरे देश को संभाल रखा है, और मैंने पहले ही शुरू में ही कहा कि जिस तरीके से विदेशी जो राजनयिक हैं वो आ रहे हैं हिंदुस्तान, वो देख रहे हैं, अमेरिका, रूस, सब जगह के राजनयिक आ रहे हैं, विदेश मंत्री आ रहे हैं, वो ये देखने के लिए आ रहे हैं कि आज भारत में इस तरीके की सिस्टम को कैसे मेंटेन कर रखा हुआ है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। ये विपक्ष, मैं समझता हूँ आज भी विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, वो विरोध कर रहा है, और जनता इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही। आपने कहा कि यूक्रेन में और रूस में जो युद्ध चल रहा है उसका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। यूक्रेन और रूस के युद्ध का भी फर्क पड़ रहा है, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल की स्थितियां बढ़ रही हैं क्रूड उसका ऑयल भी का फर्क रेट पड़ क्या रहा है? है। ये जरूर मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्रूड ऑयल का रेट क्या क्या है? है? आता हूँ आप पे, 250 रुपए एक ही बार, आज क्रूड ऑयल की कीमत कितनी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में? 2.5-3 रुपए एक ही बार में अगर बढ़ा दिया जाता तो ठीक रहता है। मुझे लगता है कि 40 पैसा और 80 पैसा अगर बढ़ रहा है तो ये क्रूड ऑयल का जो अप्स एंड डाउन्स हो रहा है उसके आधार पर इस तरीके की स्थितियां संजीव आ जी रही। शुक्रिया आपका। और मैं इसमें प्रोफेसर सुधीर जो पंवार जी को आमंत्रित तेल करता हूं एजेंसियां कि हैं। प्रोफेसर साहब ये तो कह रहे हैं कि गरीब और कमजोर की सरकार है, दाम तो ज़्यादा बढ़ा नहीं रही है, कह रहे हैं। गरीब और कमज़ोर की सरकार तो है, वो गरीब और कमज़ोर वोटर हैं, इनके लिए बस वो 5 किलो अनाज उन्हें दें, उनका वोट लें, उतना ही संबंध है गरीब से उन्हें। कि जैसे बता रहे थे कि एक, तो आपको इतनी जलन क्यों है? अगर इनको गरीब वोट दे रहा है तो दे रहा है, नहीं, हमें जलन नहीं है। हमें तो ये जलन, हमें इस बात का ये है कि इन्होंने एक अच्छे खासी चलती हुई इकोनॉमी को बर्बाद करके रख दिया। जो यहाँ का मध्य वर्ग ऊपर जा रहा था, जो एक शहरीकरण हो रहा था, जिंदल साहब वेट करिएगा, आऊँगा आपके पास जी। जो मध्य वर्ग जो था उसे आपने नीचे ले जाना शुरू कर दिया, जो अच्छी खासी इकोनॉमी थी। मैं आपको बता दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी थे, तो सब इकोनॉमिस्ट का ये था कि डीजल से सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए। लेकिन डीजल से सब्सिडी ख़त्म ना करने के पीछे एक कारण था, और उसमें विपक्षी दल भी शामिल थे,
कि इसका ज़्यादातर उपयोग परिवहन में होता है और किसान करते हैं। तो किसी सरकार की ये हिम्मत नहीं थी कि इन दो चीज़ों को टच करें जिससे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। किसान की फसल की लागत बढ़ती है डीजल से, क्योंकि आजकल कोई बैल की खेती तो रह नहीं गई, सीधे ट्रैक्टर और डीजल पंपिंग सेट है। दूसरा जो परिवहन है वो डीजल पर निर्भर करता है। लेकिन मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहला काम यही किया कि उससे सब्सिडी ख़त्म की, जिससे रिलायंस के पेट्रोल पंप बैठ पा रहे हैं। तो वो हमारे इकोनॉमिस्ट हो सके उससे ठीक बता दें, लेकिन एक डिफरेंशियल प्राइस जो सोसाइटी का एक मुझे समय दीजिएगा, सोसाइटी का जो सेक्शन है उसका प्रोटेक्शन सरकार की जिम्मेदारी है, वेलफेयर सरकार। और जो मुफ्त कह रहे राशन या वो एक गरीब आदमी यदि माचिस भी खरीदता है उसमें भी टैक्स देता है और अच्छा खासा टैक्स देता है। तो वेलफेयर स्टेट में मुफ्त कुछ नहीं होता सरकार। थैंक यू पवार जी, शुक्रिया आपका। उमाशंकर पांडे आप कुछ कह रहे थे, उस वक्त बीच में टोक रहे थे, आप बताइए क्या बात। जी देखिए, पहली बात तो जितने भी वैक्सीन लगे हैं आज तक हिंदुस्तान में सब मुफ्त ही लगे हैं, कोई नया काम नहीं हो रहा, एक बात। दूसरी बात में मनोज जी कह रहे थे कि सब्सिडी नहीं देना चाहिए। मनोज जी, ये कहते हुए आपने गांव के गरीब किसानों के बारे में सोचा जो 2 लीटर 3 लीटर डीजल से सिंचाई करते हैं? ये कहते हुए आपने उस गरीब के बारे में सोचा जो ट्रैक्टर चलाता है? ये कहते हुए आपने उस गरीब के बारे में सोचा जो जुगाड़ का इंजन लेकर रात रात भर जगकर सिंचाई करता है? क्या उसको सब्सिडी मिल गया तो ये महापाप हो गया? उसकी सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए। एक तरफ 10,45,000 करोड़ रुपए का मोदी जी अपने मित्रों का एनपीए कर देते हैं और आप कह रहे हैं गरीबों की सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए। दो पहलू हैं। कितने प्रतिशत अमीर हैं मनोज जी इस हिंदुस्तान में, और उनको भी सब्सिडी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? वो आईटीआर भरते हैं, वो सेल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। अगर उनको थोड़ी सी सब्सिडी मिल जा रही है तो क्यों तकलीफ? और वो कितने परसेंट लोग हैं? ज़्यादातर परसेंटेज तो गरीब है, क्योंकि अभी संजीव मिश्रा जी कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ ऐसे हैं जो इनके 5 किलो राशन के लिए मोहताज है। ये आंकड़े हैं, संजीव जी की बातों से ही निकाल के मैं कह रहा हूं। तो फिर ये दो तरीके की बात नहीं। आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कांग्रेस पार्टी के 2014 की सरकार से काफी कम है, 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से नीचे है। फिर भी जो है हम 71 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत नहीं जाने दिए। मनमोहन सिंह जी जैसा अर्थशास्त्री था, वो डंके बज रहे होंगे, राजनयिक आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ से MBA कर रही है मोदी जी के, उससे वो सब कहने की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी, गरीब पिस रहा है। आपकी क्या ओपिनियन है कि तत्काल प्रभाव से सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि हम इन दामों को बांध सकें? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि अभी दाम बंधने की स्थिति में नहीं है। हम लोग एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेना होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल टर्मोइल चल रहा है पॉलिटिकली, अभी हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो क्या रहा है। अभी हम केवल ये मान करके चल रहे हैं रूस और यूक्रेन का झगड़ा है, ये ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड मार्केट में इकोनॉमी हिली हुई है, सारी तरफ से देखिए यातायात के, अंतर्राष्ट्रीय यातायात हिला हुआ है। कंट्री आफ्टर कंट्री आप देखिए कोरोना के कारण वैसे ही तबाही पर थे, और दूसरा जो युद्ध शुरू हो गया है, और ये युद्ध लोग कहते हैं बड़े युद्ध की शुरुआत है। तो एक हम लोग इनस्टेबल वातावरण में हैं, तो अभी ये उम्मीद करना कि बहुत बड़ी राहत सरकार तुरंत देने की स्थिति में होगी, मुझे लगता है कि अभी कम से कम 1-2 महीना 3 महीना ये संभव नहीं हो पाएगा, जब तक कि एक वर्ल्ड जो है अपना विश्व अपने स्तर पर शांति की ओर न लौट आए। और तीसरी जहां तक बात आती है कि हमें क्या करना होगा लॉन्ग रन में, जिस पर काम भी चल रहा है, पहले से चल रहा है और तीव्र हुआ है, स्थिति ये आती है कि हमको अपना एनर्जी सिक्योरिटी एक नए रूप में, जिसमें जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं जिस पर फोकस बहुत तेज है, 2030 तक हम जो है 60 to 70% इधर शिफ्ट करने की तरफ है। तात्कालिक तौर पर अगर आप सोचेंगे तो बहुत कुछ संभव नहीं है कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को हम लोग एडहॉकिस में नहीं ले जा सकते हैं, हमें उधर शिफ्ट करना होगा। कृषि को जैसे सोलर पंप की तरफ ले जाना होगा। तो तमामों ऐसे हैं कि जो हमें अपने एनर्जी नीड्स को फुलफिल करते हुए लॉन्ग रन में, और हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर देखें तो कोरोना के बाद लगभग 8% बढ़ी है एनर्जी रिक्वायरमेंट।
तो हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि हम इफिशियंसी के साथ साथ हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही, एक पॉजिटिव साइन है। हमें ऐसा भी ना हो कि अनावश्यक सब्सिडी के चक्कर में हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को उसके इर्द गिर्द रोक करके रह जाएं। तो हमें प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ आर्थिक विकास भी देखना होगा, आकाश जिंदल जी भी कुछ पक्ष रखना चाहते हैं इस विषय पर। सिक्योरिटी मैं जिंदल साहब को आमंत्रित करता हूं। यस प्लीज गो अहेड, आप कुछ कह रहे थे। विजय जी, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे ब्रेंट की क्रूड ऑयल के प्राइसेस उनके रेजिम में क्या थी। विद ड्यू रिगार्ड्स एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू कांग्रेस पार्टी, मैं ये बता दूं उस समय क्रूड ऑयल की प्राइसेस एक समय पे हाई थी, बट हम परचेज करते हैं डॉलर में। डॉलर की प्राइसेस कंपेयर कीजिए, उस समय आज के मुकाबले काफी कम थी। तो आपको दोनों देखने होंगे, ना सिर्फ क्रूड ऑयल की प्राइस बल्कि डॉलर की प्राइस भी, बिकॉज 75 to 80% हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। दूसरी बात यहां आ जाती है पब्लिक को रिलीफ देने की। ब्रजेश जी, आई एम टोटली विद यू। मेरे हिसाब से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है पब्लिक को रिलीफ मिलना चाहिए। देखिए, सरकार के तमाम नुमाइंदों के साथ, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मैं नेशनल चैनल पे शो करता हूं, वो बात करते हैं अपने डेफिसिट की। मानता हूं सरकार का डेफिसिट बहुत ज्यादा है, बट यहां मेरा ये मानना है पब्लिक के डेफिसिट का क्या। पब्लिक जो पहले 50,000 कमा रही थी और 50,000 खर्च कर रही थी, उसकी कमाई 40,000 रह गई या खर्चा हो गया 55,000। तो मेरा क्लियरली मानना है कि सरकार को अपने डेफिसिट को शॉर्ट टर्म में इग्नोर करके पब्लिक के डेफिसिट की तरफ देखना चाहिए। तो मैं तो आपके प्लेटफॉर्म से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि टैक्सेस कम कीजिए इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज कम करे, स्टेट गवर्नमेंट वैट कम करे, बिकॉज आज की तारीख में हमें आम आदमी का वेलफेयर देखना है। और जिंदल साहब, हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम लोग एनर्जी के अल्टरनेट पर चलें, जैसे हम इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ गडकरी जी हाइड्रोजन कार को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। तो हम किसी अल्टरनेट मीडियम को क्यों नहीं अपनाते हैं? जैसे आई मस्ट अप्रिशिएट दिल्ली गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों की एक पॉलिसी जारी की। तो सभी राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी ब्रजेश जी, उसमें 2-3 इश्यूज हैं। आई एम टोटली विद यू, हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे चलना चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन उसमें भी कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। अभी इलेक्ट्रिक कार की बात कीजिए। इलेक्ट्रिक कार आज की तारीख में पेट्रोल कार जहां 5 लाख की अवेलेबल है, वही इलेक्ट्रिक कार उस कैपेसिटी की मिलेगी 22 से 24 लाख की। तो आम आदमी कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना नहीं कर पाएगा। तो हमें उसमें पहले तो उन व्हीकल्स को सस्ता करना होगा, दूसरा उस टेक्नोलॉजी को पब्लिकली अवेलेबल करना होगा। सोलर एनर्जी बहुत अच्छा सोर्स है हमारे यहाँ, लेकिन सोलर एनर्जी में क्या है, प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत है क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ सन, बहुत धूप होती है, लेकिन सोलर एनर्जी की स्टोरेज को लेके इशू है। तो सोलर एनर्जी के में स्टोरेज पे काम करना होगा, न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काम करना होगा, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे मैं आई एम टोटली विद यू, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेके कुछ विचार गंभीरता से करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, हाइड्रोजन हो, एथेनॉल हो, कुछ करना पड़ेगा इसमें। कुछ सरकार को कुछ पॉलिसी, कुछ सब्सिडी और कुछ इसके प्रमोशनल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए ताकि आम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल होगा, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। ये चीज होनी संजीव चाहिए। मिश्रा कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। संजीव जी गो अहेड, आपके पास 20 सेकंड है। 5 सेकंड मुझे भी चाहिए। हाँ 20 सेकंड मुझे नहीं देखिए ब्रजेश जी, ये बात आ रही है कि साहब 60 रुपए में था, 100 रुपए में था, 104 रुपए में हो गया, 106 रुपए में हो गया। हमने तो अपने लोगों से, अपने घर के बड़े लोगों से सुना, अपनी माता जी से सुना कि 2-2.5 रुपए का देशी घी भी आता था एक समय में। तो हालात होते हैं, स्थितियां होती हैं। और जैसा कि बताया, मुझे जिंदल जी की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि क्रूड ऑयल का रेट उस समय क्या था, लेकिन कांग्रेस के साथी कांग्रेस ने तो देश को घर पे पहुंचाने का काम किया। अब कम से कम इन 8 सालों में देश को कम से कम एक मजबूत स्थिति में लाया गया है। उसके बावजूद कांग्रेस का कोई प्रवक्ता अगर इस तरीके के प्रवचन आपके बड़े चैनल पे आपने 20 सेकंड मांगा था, 30 मिल गए आपको। थैंक यू। अभी भी नहीं करने वाले। थैंक यू। पांडे जी
आप पर डायरेक्ट अटैक। ब्रजेश जी, आकाश जी थोड़ा लेट आए। मैंने 3 साल का इसीलिए औसत रखा था क्रूड ऑयल की कीमत का, जो मैंने बताया था कांग्रेस के अंतिम, सुन लीजिए सुनिए, अंतिम 3 सालों में $108 था और मोदी सरकार के अंतिम अभी 3 सालों में ये 66 है। सुन लीजिए, ऐसे चिल्लाइए मत चिल्लाइए, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे क्या कर रहे हैं आप? तो बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुनिए माय डियर फ्रेंड। मैंने 3 साल का औसत रखा, डिबेट देख लीजिएगा। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आप जो डॉलर और रुपए की बात कर रहे थे, अगर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटती है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? मोदी जी ने कहा था कि देश की साख गिरती है, देश का सिर झुक जाता है, प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार होते हैं, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर आपकी ही बात मान ले तो प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस सारगर्भित परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।